नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने आवास से ही भगवती इनक्लेव से बात कर रहा हूँ और राहु के साथ अगले पड़ाव में जा रहा हूँ। इसमें राहु का परिचय तो होगा ही, वृषभ राशि वाले के लिए भी जानकारी होगी और सबसे बड़ी बात जो मैं चाहता हूँ कि आप खुद एनालाइज करना सीख लीजिए। अब मैं राहु बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं केतु के बारे में बताइए। ठीक है, आप कहीं सुन लिए हैं राहु के बारे में, सो नाउ यू वांट टू नो द केतु, और लोग भी नहीं बोल रहे होंगे। लेट मी प्रोसीड स्लोली फॉर एवरी। तो 18 महीना रहेंगे, क्या को चिंता कर रहे हैं? तो आप यदि प्लानिंग स्टेज में हैं, दिस विल हेल्प यू। मैं जो बोल रहा हूँ, आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं तब भी ये मदद करेगा, घर बना रहे हैं तब भी मदद करेगा, नौकरी बदलना चाहते हैं तब भी मदद करेगा। जो मैं बता रहा हूँ ना, वो आपके बहुत काम की चीज़ आएगी। और राहु मिस्टीरियस प्लैनेट है, ये मिस्टीरियस प्लैनेट के जैसा उसको ट्रीट किया गया है। ये प्लैनेट तो है ही नहीं, इसमें बॉडी नहीं है, इसमें पिंड नहीं है, इसका आकार नहीं है, ये निराकार है, जैसे भगवान निराकार होते हैं। पृथ्वी पर ही शरीर है और कहीं शरीर नहीं है। तो राहु के बारे में मैं जितना भी बोलूं वो कम है, इसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे शनि भी उल्टे चलते हैं, सूरज चंद्रमा को छोड़ करके सारे ग्रह उल्टे चल सकते हैं, लेकिन राहु केतु तो उल्टे चलते ही हैं। वो ऐसे लाचारी है, इट इज़ ए इंटरसेक्शन पॉइंट, और इस बीच में पृथ्वी घूम रही है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट घूम रहा है, वो अपने आप से उल्टा चल रहा है। जैसे कि ट्रेन चलती है तो वृक्ष, पेड़ लगता है पीछे चल रहा है, न वृक्ष पीछे चल रहे हैं, न पेड़ पीछे चल रहे हैं, न घर पीछे चल रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं। आप आगे जा रहे हैं, इसलिए बाकी चीज़ पीछे दिख रहा है। उसी तरह से हमारी पृथ्वी की घूमने की गति आगे चल रही है, बाकी सारी चीज़ें पीछे लग रही हैं। दूसरी बात, हमारे ऋषि बहुत ही विद्वान थे, परिकल्पना नहीं की जा सकती। इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। जो ग्रह नहीं है उनको तो ग्रह बना दिया उन्होंने, इसलिए कि उसके गुण, धर्म, तत्व, सारी चीज़ ग्रह के लायक थे। लेकिन प्लूटो, नेपच्यून, हर्सल, इसको ऋषियों ने जगह नहीं दिया। ये नहीं कि ऋषि इसके बारे में जानते नहीं थे और खोज नहीं हुई थी पहले। ऋषि जानते थे कितने धूमकेतु हैं आकाश में और उनकी गति क्या है। आप यदि पढ़ेंगे संहिता तो सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो क्यों नहीं स्थान दिया गया है प्लूटो को, क्यों नहीं स्थान दिया गया है हर्सल को, क्यों नहीं स्थान दिया गया है नेपच्यून वगैरह को? ऋषि बुद्धू नहीं थे, तो पढ़म में उनका ज्ञान अगाध। वो इतने दूर हैं हमसे कि मान लिया प्लूटो से जो ज्योतिष शास्त्र, तो ज्योति का कमाल है, तो प्लूटो से जो रोशनी आ रही है और हमारे शरीर पर पड़ रही है, वो रोशनी 200 साल पहले प्लूटो से निकली थी और पृथ्वी पर हमारे शरीर पर उसका असर होते होते 200 साल लग जाता है। इसलिए ऐसे ग्रहों को ऋषियों ने डिस्टेंस में रखा, कहा कि इन सबों की ज़रूरत
जातक में नहीं है, इन सबों का संहिता में ज़रूरत है, पृथ्वी पर ज़रूरत है, ज्योग्राफिकल ज़रूरत है, बट नॉट जातक। जो बच्चा जन्म ले रहा है या जो आदमी हम लोग हैं, उन पर इनका प्रभाव की गणना गणित नहीं है। लेकिन धरती, पृथ्वी, दूसरे पिंड सभी बहुत दिनों से, अनंत काल से इस गैलेक्सी में घूम रहे हैं, वहाँ पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो भ्रमित मत होइए, आधुनिक चकाचौंध में भ्रमित मत होइए। दूसरी बात, राहु की दृष्टि के बारे में एक सज्जन ने कहा, सर आपका कहना एकदम सही है कि 4-7 ये राहु की चौथी दृष्टि और राहु की 8वीं दृष्टि में 75 पैसा बल होना चाहिए, होना ही चाहिए। कारण कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई भी ग्रह अपने से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है, अपने से 3रे और 10वें घर को, आप देखिएगा वो सेक्सटाइल और क्या ये सब लिखा रहता है ना, मॉडर्न कुंडली बनाइएगा तो वो सब चीज़ लिखेंगे। तो 3-10 जो दृष्टि होती है, 3-10 की जो दृष्टि है वो 25 पैसे की है। मैं राहु की बात नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल। 5-9 की दृष्टि 50% की होती है। 4 और 8 वाली दृष्टि है 75 पैसे की होती है, और 7वीं दृष्टि 100 पैसे की होती है। शनि के लिए 3 और 10 वो भी 100 पैसे की दृष्टि है। मंगल के लिए 4 और 8 ये भी 100 पैसे की दृष्टि है। गुरु के लिए 5, 7, 9 ये भी 100 पैसे की दृष्टि है। तो राहु की जो दृष्टि है उसको ऋषियों ने गुरु के समान समाहित किया कि इसकी 5म दृष्टि, 7म दृष्टि, 9म दृष्टि होती है। ये ध्रुव सत्य है, ये ध्रुव सत्य है। तो मैंने जो लिखा है वो तो इसमें आ जाता है 5, 7, 9 और 12 100वीं दृष्टि, 100 पैसे वाली दृष्टि राहु की। ऋषियों ने, चूंकि ये पिंड नहीं है और इसके आकार प्रकार एक बिंदु मात्र का आभास है, इसलिए ऋषियों ने जैसे भी अपनी गणित से इसको कहा कि सुत मदन नवान्ते, इसमें 100 पैसे की दृष्टि होगी। 3 और 6 में इनकी जो दृष्टि होगी, हमने लिखा है 3-6 में 25 पैसे की दृष्टि होगी। लेकिन राहु के लिए पराशर ने कहा कि 3-6 नहीं, 2-10 में 50 पैसे की दृष्टि होगी और 3-6 में 25 पैसे की दृष्टि होगी। हमने इसको बताया है। तो कन्फ्यूज़न तो हो सकती है, कारण कि मैं सब ग्रहों के लिए बोलता हूँ 4थी और 8वीं दृष्टि होती है। जैसे शनि के बारे में जो बताऊंगा तो उसमें 4थी और 8वीं दृष्टि की बात करूंगा ही। और बहुत सा जगह, देखिए थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बहुत से जगह ये कहा गया है कि राहु के दृष्टि और के लिए राहु को लग्न में रखिए और उल्टे से दृष्टि गिनिए, इसलिए कि राहु उल्टे चलते हैं। सर ये ऐसा नहीं होता है, कारण कि जब शनि उल्टे चलें तो क्या मैं उनकी दृष्टि उल्टी देखूं? गुरु उल्टे चलें तो उनकी उल्टी दृष्टि देखूं? ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारे राइटर्स ने भ्रमित भी किया है। अब हम चल रहे हैं सीधे, तो 7वीं दृष्टि है, पीछे भी चलूंगा तो सामने की तो दृष्टि है हमारी, तिरछी दृष्टि भी रहेगी, चाहे आगे चलो चाहे पीछे चलो। तो
कुछ बातें जो बोलता हूँ, आई एम नॉट गॉड, और मैं बहुत प्रवीण भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कुछ लोगों को मदद कर रहा हूँ। राहु बहुत मिस्टीरियस प्लैनेट है, इसको समझना ही मुश्किल है। मान लिया किसी का राहु लगन में हो और वहाँ पर 5 नंबर हो, 8 नंबर हो, 2 नंबर हो, 11 नंबर हो, तो कोई आदमी उसको ढंग से रीड कर ले, इसकी शक्ति किसी के पास नहीं है। रियली रियल मिस्टीरियस पर्सन, इसको जज करना मुश्किल है। ऐसे लोग बहुत स्मार्ट जासूस होते हैं, सामने देख रहे हैं लेकिन सही माने में ऑब्जर्व कर रहे हैं उधर। आपसे मीठा बोल रहे हैं लेकिन आपके भीतर पेट चिढ़ करके आपके अंतड़ी की सारी बात निकाल रहे हैं। वो हंस रहे हैं तो आपको लगता है चलो मैंने इसको खुश कर दिया, लेकिन वो कुटिल हंसी हंस रहा है कि ठीक है बेटे बात कर लो, मुझे अपने स्थान पर पहुंचने दो, उसके बाद तुमको मैं बताता हूं। तो राहु इज समथिंग, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। राहु वेरी डिफ़िकल्ट। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप भी इसको समझ लें, इसको आप भी समझ लें। फ़ोन आता रहेगा, ज़रा इसको बंद कर दो। तो दृष्टि को आप 1-2 केस में दृष्टि को समझ लीजिए कि हार्म किया कि नहीं किया, समझ लीजिए। जैसे वृश्चिक राशि वालों के लिए बात बोल रहा हूँ। स्थिर लग्न है, फिक्स साइन है, और वृश्चिक लग्न के लिए राहु आ गए पंचम, 8, 9, 10, 11, हाँ 2 से बोल रहा हूँ, 8 से गिनेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7th हाउस, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7th हाउस। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 7th हाउस में आया, फिक्स्ड साइन में आया, तो ये महासंकट वाली बात है। वृश्चिक राशि वालों को बोल रहा हूँ, डरिए इस राहु से। यद्यपि ये उच्च का राहु है, बोलते हैं कि मैं सबको कुछ न कुछ तो दूंगा, लेकिन यदि आप इस वर्ष शादी करने के राहु के पीरियड में यदि आप शादी करना चाहते हैं तो कीजिए, और एकदम जासूस से वो खबर लीजिए जिससे भी आप अपने लड़के, अपने हस्बैंड या अपने वुड बी वाइफ और वुड बी हस्बैंड के बारे में आपको जानकारी लेना है। आप कितना भी जानकारी लोगे फिर भी अधूरी और गलत जानकारी रहेगी। लाख छटपटा लो, लाख जुक्ति लगा लो, कुछ नहीं होगा। मैंने अनुभव किया है इन सब चीज़ों को लाइफ में। आई हैव चेक्ड इट थॉरोली। तो इसको समझना चाहिए। मैंने इसलिए आपको कुछ चीज़ें समझने के लिए भी कहा है। जैसे राहु इवन में खुश होते हैं, 2, 4, 8, 10, 12, और अपवाद है ऑड का 3 और 5। तो ये इस सूत्र को याद कर लीजिए तो आप एक्सप्लेन कर सकेंगे बढ़िया से। तो मैं वृषभ राशि के बारे में बोल रहा हूँ। देखिए, जो बोल रहा हूँ सिर्फ एक राशि के काम नहीं आएगा, सबके काम आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। वृषभ राशि के 3 टुकड़े होंगे, कृतिका के 3 टुकड़े, रोहिणी के 4 टुकड़े, मृगशिरा के 2 टुकड़े। दोनों को जोड़ें, तीनों को, तो 4, 3, 7, 2, 9, 9 नवांश हुए, 9 टुकड़े हुए। नौ टुकड़े हुए। तो
नवांश का भी रिजल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कभी एक कुंडली दिखाऊंगा आप लोगों को, वो कुंडली आप देखेंगे, आई एम श्योर कोई माई का लाल नहीं कह सकता है कि ये आदमी जितने ऊंचे पोस्ट पर उठा उतने ऊंचे पोस्ट पर ये आदमी जा भी सकता है क्या? असंभव। इवन नॉट ही इज फिट फॉर ए क्लर्क। और वो आदमी इतने ऊंचे पोस्ट पर पड़ा, और जब मेरा उनसे परिचय हुआ था तो हमने इनिशियल पीरियड में ही कहा था, जहां अपने नौकरी की सर्वोच्च शिखर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा ये तो सपने में भी संभव नहीं है मिश्रा जी। हम कहा मैं नहीं जानता, ईश्वर के रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं लेकिन होते हैं। वो कभी कुंडली मैं आपको दूंगा, उस कुंडली में रहस्य है नवांश में। उस लग्न कुंडली से कुछ समझ में नहीं आएगा, नवांश में उसमें रहस्य है, उसी में सब कुछ मालूम हो रहा है। तो नवांश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नवांश में 3 देवता होते हैं, नर, राक्षस और देवता, ये ग्रुप होता है उसमें नवांश के। तो वृषभ राशि के साथ चंद्रमा है, तो हम लोग को एक ये भी जानना पड़ेगा, दिखा दूंगा कल या परसों, कि चंद्रमा के साथ राहु हो लग्न में तो क्या रिजल्ट होता है, चंद्रमा से राहु दूसरे घर में हो तो क्या रिजल्ट होता है। देखिए बहुत रिजल्ट है, ये नहीं कि 1-2, बहुत रिजल्ट होती है। उतना दूर तक जाया नहीं जा सकता है, आप समझ लीजिएगा। जैसे लग्न में राहु है तो बहुत मुश्किल है उस व्यक्ति को, बहुत परेशानी, झंझट, मर, मुकदमा, विपत्ति, आपत्ति, धोखा, ये सारा चीज़ रहेगा। लग्न में हो तो चंद्रमा से दूसरे घर में हो तो कुटुंब रहित होगा, कर्ज में जिएगा, परेशान रहेगा। तीसरे घर में हो तो सक्सेस रेट ऊंचा रहेगा। तो पापक ग्रह चंद्रमा से 3, 6, 11 में शुभ होते हैं, इसमें 5वें में भी शुभ होते हैं। राहु पंचम और नवम में हो तो कोर्ट केस वगैरह की झंझट आ जाती है, ये मेरा देखा हुआ है। 100 में 90 केस में हमने देखा है कि राहु यदि 5वें और 9 में है तो लीगल मैटर्स कभी न कभी लाइफ में खड़ा कर देता है। वो चाहे भले ट्रैफिक वाला पुलिस ही पकड़ के आपको फाइन कर दे, मुकदमा कर दे आप पर, आप भाग गए तो आपका नंबर नोट करके खड़ा कर दिया, दूसरे दिन आप कोर्ट में हाजिर, करता तो है। तो इसकी स्थितियां बहुत हैं, वो भी लिखा दूंगा कभी मैं। लेकिन अभी आप अपने से समझिए कि वृषभ राशि में कृतिका के 3 चरण होते हैं, सूरज के 3 चरण होते हैं, और ये जो राहु है ये मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा माने मंगल के घर में है। तो सूरज से गिनती करेंगे, सूरज, कृतिका माने सूरज, सूरज, चंद्र, मंगल, जन्म, संपद, विपद, सो डेंजर जोन में पड़ गया। और कृतिका के 3 नक्षत्र तक आपका यदि जन्म हुआ है, पहले में भी जो मेष राशि में था, वृषभ राशि में 3 चरण होते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट, 6:40, फिर दूसरा 10 डिग्री तक, फिर 13 डिग्री 20 मिनट तक। तो इसमें पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण कृतिका के जो लोग भी जन्म लिए हैं, मंगल आपके लिए डेंजर जोन में है, प्लीज़ बी केयरफुल। और
राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो इसमें शायद हमने गलत लिख दिया है। जिनका जन्म कृतिका के सूर्य के बाद, यहाँ ये राहु नहीं होगा, ये चंद्रमा होगा। लिखने में मुझसे ही गलती हुई है, यहाँ पर चंद्रमा है। चंद्रमा की 4 चरण, तो चंद्र के बाद मंगल, जन्म के बाद संपद लिखा तो ठीक था, चंद्रमा यहाँ पर गलत लिख दिया था, राहु लिख दिया था। संपद और ये जन्म। तो चंद्रमा के नक्षत्र में कृतिका के बाद अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। इसके 4 चरण में जितने लोगों का जन्म हुआ है, ये 18 महीना राहु जो वृषभ राशि में ही हैं और मंगल के नक्षत्र में हैं, आपको धन देंगे, संपत्ति देंगे, ये सत्य है। और बहुत संभव है यदि आप इंटेलिजेंट यूज़ करते हैं राहु का, तो आपके कर्जे भी लौट जाएंगे। आप अपने जो कर्ज हैं, कभी कभी हम लोग अनावश्यक रूप में थोड़ा सा फायदा हुआ तो उसको ही सोचने लगते हैं ऐसा है वैसा है, और फिर करोड़ करोड़ कर्जे ले लेते हैं और फिर विपत्ति में पड़ जाते हैं। तो 100 रुपया लौटाना कभी कभी मुश्किल होता है, बैड डेज में तो करोड़ों की तो संपत्ति। अब हमारे पेपर में ही देखने में पड़ा कि कोई एक जो हमारे राष्ट्र के जो सबसे बड़े धनी हैं, उनके छोटे भाई बोलते हैं कि मैं तो भिखारी हूँ। ये शब्द भी सुना नहीं जा सकता, वो लोग इतने बड़े लोग हैं, लेकिन धोखा तो उनको भी हुआ होगा। तो राहु आपको देंगे, चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका है। मैं आपको हाथ उठा के बोल रहा हूँ, आपके कर्जे भी जा सकते हैं, शोध कर सकते हैं। और जितने कोर्ट केस आपके चल रहे होंगे, जो लीगल मैटर्स चल रहे हैं, सब में आपका विजय होगा। मृगशिरा, मान लिया वृषभ राशि में अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। तो यदि किसी का जन्म मृगशिरा नक्षत्र और वृषभ राशि में है, तो आपके शरीर में ही ये मंगल हैं। मंगल शरीर में यदि अनुकूल हुआ तो आपको ब्लड ठीक है, आपके बोन मैरो ठीक हैं, रक्त अच्छे बनते हैं, हीमोग्लोबिन ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अच्छे हो जाएंगे आपके। लेकिन यदि ये पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, युक्त हैं, तो झंझट हो जाएगा। शरीर की रक्षा करनी है, इतना ध्यान रख लीजिए आप। कुछ लोगों ने कहा कि साहब यदि किसी का जन्म वृषभ राशि में है या वृषभ लग्न में है और शतभिषा नक्षत्र है तो क्या रिजल्ट होगा। देखिए, अब ये एक एक प्रश्न का यदि ऐसे जवाब दो तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको समझते जाइए, यूटिलाइज करते जाइए। पहले तो कोई भी नक्षत्र को क्लासिफाई कर लीजिए ना, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र कर लीजिए। 33.3% तो आप ऐसे ही समझ गए। फिर 33.3% उसको हाउस से क्लासिफिकेशन कर लीजिए। 66.6% तो आपको समझ में आ ही गई। अब बकिए पाप दृष्टि, शुभ दृष्टि, स्थिति, युति,
बल, निर्बल अवस्था, इस सारी चीज़ों को देख लीजिए। देखिए बहुत सारी जो कंप्यूटराइज्ड कुंडली है उसमें राहु का अष्टक वर्ग भी दिया रहता है, अदरवाइज आपको अपने से निकालना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ता है। बहुत सारी कुंडलियों में कंप्यूटराइज वाले में है, सो जिनके पास है वो ऐप है तो यू आर लकी। तो ऐसे करके आप तो 80 to 90% तो सिचुएशन से जान सकते हो। और कौन ग्रह शुभ होते हैं, कौन ग्रह अशुभ कैसे होते हैं, तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। आप नोट नहीं करते हो तो मैं क्या करूँ, या आप बहुत देर के बाद हमसे जुड़े हो, यू मे बी अ न्यू पर्सन। अब राहु की दृष्टि यदि सेकंड हाउस में माने तो 2 नंबर में जो दृष्टि होती है और 10 नंबर में दृष्टि 50% होती है। तो 3 नंबर राहु का कंफर्टेबल हाउस है। मैंने कहा 2, 4, 6, 2, 4, 8, 10, 12 और ऑड में 3 और 5 एक कंफर्टेबल नंबर्स हैं या राशियां हैं जिसमें राहु कंफर्टेबल रहते हैं। सो राहु वृषभ राशि वालों को धन दे सकते हैं, कुटुंब के साथ जोड़ सकते हैं, मिठास बढ़ सकती है। जो लोग अब तक मुंह लटकाए हुए थे उनमें परिवर्तन हो सकता है, आपके कर्जे शांत हो सकते हैं। अब राहु की तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी यहाँ से, राहु की तीसरी दृष्टि और छठी दृष्टि 25% की होती है, लेकिन 4 नंबर में राहु कंफर्टेबल होता है। तो वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले या वृषभ राशि वाले, उन लोगों के लिए ये 18 महीने आपकी मर्यादा, स्टेटस, पर्सनैलिटी राइज करने का समय है। और आपसे ठीक छोटे जो आपके भाई बहन हैं, अनुज, उनके लिए भी समय बढ़िया है। और चंद्रमा से तीसरे राहु बहुत बढ़िया होते हैं। हमने 3 राइट मार्क दिया है, 1, 2, 3 और 4 नंबर कंफर्टेबल भी है। तो इस पीरियड में 18 महीने के पीरियड में आप बहुत राइज करोगे, ये सत्य है। वृषभ राशि, अब यही चंद्रमा की पंचम दृष्टि यहाँ पर 100 पैसे की होती है, लेकिन यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर में राहु अंधे होते हैं। शब्द ठीक नहीं लग रहा होगा, गड़ रहा होगा आपको। राहु तो भगवान ही है ना ग्रह के हिसाब से। अंध दृष्टि है, उनको साफ से नहीं दिखाई देता है, ब्लाइंड हो जाते हैं। तो आपके बच्चों के लिए खास करके पहला गर्भ, फर्स्ट गर्भ से उत्पन्न जो भी संतान हो, नष्ट हो गया है तो फिर मत गिनिए। सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ जो प्रथम गर्भ से प्रथम संतान उत्पन्न हुआ है बिना नुकसान किए हुए। जो ऐसा नहीं कि पहला गर्भ नष्ट हो गया है तो दूसरे से जो संतान हुआ है उसको पहला गिनिएगा, नहीं। द्वितीय गर्भ से प्रथम संतान, ये बात होती है। तो यहाँ पर बहुत बेनिफिट तो नहीं देंगे, लेकिन संतान यदि योग्य हो, उनकी कुंडली में दम हो, तो संतान के लिए ठीक समय है। अन्यथा इट इज़ जस्ट नॉर्मल, नाइदर गुड नॉर बैड। थोड़ा बैड हो सकता है शिक्षा में, इसलिए कि 6 नंबर बुध होता है, बुध शिक्षा का प्लैनेट है, तो शिक्षा में गिरावट हो सकती है। अब राहु की जो
छठी दृष्टि होती है, 1 2 3 4 5, छठी दृष्टि तुला राशि में पड़ रहा है, ये 25%। तो आपके शत्रुओं पर विजय आपका हो सकता है। 25% ही बल है, लेकिन फिर भी विजय मिलेगा। रोग पर विजय हो सकता है, कोई रोग है तो, और कर्ज है तब भी आपका शांत हो सकता है। इसमें थोड़ा बता दूं, ये तुला राशि शुक्र का है, इसलिए वो शत्रु जो गोरे रंग के हैं आपका उन पर विजय हो जाएगा। ऐसा रोग जो तुला राशि से जुड़ा हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड से या पेशाब के नली से, या ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम हो या सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, तो आप ट्रीटमेंट कराइए। ठीक होने की गुंजाइश 90% नहीं 95% है। और कर्ज जो आपका हो गया है, उस कर्ज में भरपाई करने की आपकी क्षमता आ जाएगी। आप बैलेंस करेंगे, आप तौलेंगे कि हमको कुछ तो दे देना चाहिए, नहीं तो ये आदमी चढ़ बैठेगा। तुला राशि को, लिब्रा को तुला का साइन है, जिसे हम लोग तराजू से नापते हैं ना कोई चीज़, तो आप माप करके चलिए, मेजरमेंट करके चलिए कि अच्छा चलो 1 किस्त 2 किस्त 3 किस्त बात कर लीजिए, धीरे धीरे आप चुका सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। राहु की सप्तम दृष्टि 100 पैसे की होती है, सुत मदन नवान्ते। तो ये 7th हाउस है आपका, और राहु 7th हाउस में शुभ नहीं माने जाते हैं ना। राहु 7th हाउस में आपको धन दें, एग्रीड। आपको संगीत का ज्ञान दे दें, आनंद उपभोग करने की बात है, एक्सेप्टेड। लेकिन आपकी आसक्ति सेक्स के प्रति विकृत होगी, आपके चाल चरित्र खराब हो सकते हैं। यू हैव टू टेक केयर। यदि आपको अपनी गलती का एहसास है तो उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। यदि आप नियंत्रण नहीं है तो बहुत मुश्किल है। तुलसीदास ने भी कहा है कि कामी नारी प्यारी जिमी लोभी को दाम। जैसे जो लोभी व्यापारी है या लोभी आदमी है, उसके पैसे के प्रति आसक्ति है, वो बोलेगा कि इसका कसम खाता हूँ, उसका कसम खाता हूँ, अरे इसमें तो 1 पैसे की भी बरकत नहीं है, इतना पैसे तो इतना दे दीजिए प्लीज़, इससे कम में मैं नहीं बेच सकता। ठीक उसी तरह से वो मर जाएगा लेकिन एक दमड़ी नहीं छोड़ेगा आपको। तो कामी नारी प्यारी जिमी लोभी